अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 37 को स्टार्ट करते हैं। अन्नम की मौत की खबर गोया घर में क़यामत ले आई थी। उसकी लाश को जब हवेली के सहन में रखी गई तो दौरे दीवार गोया चीहों आहों से लरज़ उठे थे। सना बेगम की हालत मुर्दू जैसी हो चुकी थी। सनम को जैसे अभी यकीन नहीं आया था। उसने वहाज सुल्तान को देखा जो उसकी लाश को गड़ लाया था। बासुत को गिरफ्तार कर लिया गया था। टॉर्चर सेल में उस पर बेताचा तशद्दुद किया गया था, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो चुके थे। आपने आपी को मार दिया ना? सनम वहाज की तरफ आते हुए चीखे थी। वहाज जो सबसे खरा था इस इल्ज़ाम पर जैसे सुलग गया था। उसने कहल आलूद निगाह सनम पर डाली। आपकी वजह से मेरी आपी मर गई वो। आपने मेरी बहन को मार दिया। सनम उस पर झटपटी थी जब शायान ने उसे आगे बढ़कर पकड़ा था। शायान भाई, उन्होंने आपी को मार दिया। वो बाई के सीने से लगी फूट फूट कर रोए थे। आंसू तो शायान सागर के भी बहे थे। अनम की लाश उसने मजबूरी में ही अपनी बहन को कत्ल किया था, वरना वो सारी सच्चाई वहाज सुल्तान को बता देती। अपनी इज्जत की हद तक वो दरिंदा बन गया था, पर पछतावा गोया अब भी ना था। तुमने अच्छा नहीं किया वहाज, शायान अफसोस से बोला, जबकि वहाज ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली। तमाशा मत बनाओ, तभी के ससुराल वाले भी यहाँ पर हैं। मीडिया से जैसे मैंने ये खबर छुपाई है उसे राज ही रहने दो। वो दांत पीसते हुए बोला। आर्यन को देते हुए सनम का रोना शिद्दत एहतियार कर गया था। वो तेजी से उसकी जानब आई जो अनम की लाश को फटी हुई आंखों से देख रहा था। हवेली में पड़ती हुई सिसकियां आहें गोया उसके असाबों पर ताजियाने की तरह लगी थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया जैसे टांगों में हिम्मत बाकी ना हो। इस बहन की हाथ तक इस दलदल में उतर गया था ताकि उसे रहाई दे सके, लेकिन वो तो पहले ही साथ छोड़ गए थे। उसके दोनों हाथ खाली रह गए थे, कुछ भी बाकी नहीं रहा था, कुछ भी। जबकि वह आज उलझ कर आ गया था। अन्नम की पूरी इसरार मौत उस शख्स की खामोशी समझ से बलादार थी। और हैरान कुन बात यह थी कि सीसीटीवी कैमरा भी खराब था, जिसके बाद वह सबूत निकाल नहीं सका था। पर अन्नम के कातिल को अया भी नहीं किया जा सकता था। अगर कत्ल का राज आया होता तो बहुत से मामला खुल जाते जो वो कभी नहीं चाहता था। गाँव में उसकी साख खराब हो सकती थी। ताबी की शादी भी कुछ दिनों में होने वाली थी। अब वो ये तफ्तीशें कुछ नहायत ही खुफिया तरीके से करना चाहता था। मेरी बहन मर गई दाराम, तुम्हारी वजह से। उसकी सुरह अंगारा आंखों से गोया खून बहना बाकी था। मेरी वजह से नहीं आर्यन, उसने एसपी और बासत दोनों को इस होटल में बुलाया था। मुझे तो खबर भी नहीं थी कि वो शख्स उसे मार देगा। इतने साल मैंने तेरी बहन को अपने साथ लगाकर उसे कभी कोई नुकसान नहीं होने दिया, तो कैसे मार देता? आर्यन ने जमी होती निगाह से दाराम सैगल को देखा। कह तो वो ठीक ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वजह तो दाराम भी था। देखो, ये वक्त होश खोने का नहीं, उसके कातिलों को सजा दिलवाने का है। कैसी सजा दाराम? वो सजा सहते सहते ही मरी है शायद, और इसके कातिल को मैं क्या सजा दूं? बोलो, क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? बहन वापस नहीं आएगी, कम से कम तेरा इंतकाम तो पूरा हो जाएगा। और यकीन कर, उसके जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है। कोई अफसोस नहीं दाराम, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने रिश्ते नहीं खोए, मैंने खो दिए हैं। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। वह दाराम के पास उठता बाहर निकल गया था। मजीद सब वो उस शख्स के सामने खोना नहीं चाहता था। वो वहां से निकलकर अपने रूम के जानब आया जहाँ पर रोज रहती थी। रोज की वजह से वो अपना कमरा बदल चुका था। कुछ वो कमरा पिछले रास्ते की तरफ था, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर जा सकता था। रोज इस वक्त बैपा बैठी सामने किताब पढ़ रही थी जो कि दाराम सहगर ने उसके लिए भेजी थी। आर्यन को सामने देखे वो घबरा गई, लेकिन फिर उसकी सुरह आंखों और सबसे संजीदा चेहरे को देखा उसे अनहोनी का एहसास हुआ। व्हाट हैपन? रोज ने मासूमियत से पूछा। उसके पास खड़ी हुई थी। तेज गहरी सांसों के साथ वो रोज का मलाहत बढ़ा हुआ चेहरा देखने लगा, और फिर यह खत उसको सीने से लगाए रो दिया था, लेकिन सिर्फ एक सिसकी उसके लबों से निकली। बकाया आंसू बिना किसी आवाज के बहे वो रोज का हल्कान कर गया था। एक बार वो उसके सीने से रोते हुए आ लगी थी। आज वो शख्स रोने के लिए उसके पास आया था, और वो सहारा ना देती तो ना इंसाफी होती। रोज को अपनी गर्दन पर आंसू की नमी ने बेचैन कर दिया था। रयान, वो अपने महसूस अंदाज में बोली, लेकिन आज पहली बार उसने आर्यन का नाम लिया था। आर्यन गोया किसी ख्वाब से जागा था। उसकी गहरी नीली सी आंखों में कई सवाल थे। वो उसे देखे वहां से जाने लगा जब रोज ने उसका मजबूत हाथ पकड़ा और सरगोशियाना वजह जानी चाहिए। दोनों में ताल्लुक पराई नाम था, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, उसका कत्ल हो गया है। उसे अंगूठे से आंखों के कोने रगड़े और दिल गेरी से कहा। रोज ने सैम को उसका हाथ छोड़ा और अपने लबों पर अपनी हथेली जमा ली। आर्यन का दिल चाहा किसी जगह बैठकर फूट फूट कर रहे, जहाँ उसकी सिसकियां कोई ना सुन सके, जहाँ कोई कैद ना हो। वो आगे आई, उसके गाल में पाता हुआ एक आंसू नरमी से साफ किया। डोंट कराया। उसकी मासूमियत पर वो नरमी साइज ला गया था। क्या थी वो मासूम सी लड़की, और वो उसे क्या बना रहा था? लेकिन बेबसी थी कि इंतहा पर थे। वो कैसे अब सब छोड़ सकता था? एक तरफ से
اس کے دونوں پاؤں دلدل میں پوری طرح سے دنس چکے تھے اور اس دلدل میں اس کی بہن ڈوب کر مر گئی تھی۔ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ آریہ نے فاصلے پر پوچھا تھا۔ روز نے فوری سر اسباب میں لایا، لیکن اگلے پا اس نے نفی میں سائل لا دیا تھا۔ آریان حیران ہوا۔ تمہیں اب یہاں پر رہنے نہیں دوں گا۔ میں اپنی بہن کھو چکا ہوں، لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم یہاں نہیں رہوگی، لیکن میرے ساتھ ضرور رہوگے، وہ سرگوشانہ بولا۔ روز کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ اردو میں بات کر رہا تھا اور روز پوچھنا چاہتی تھی، پر جیسے زبان خاموش ہو گئے تھے۔ روز نے آگے بڑھ کر چہرہ تھاما۔ وہ قد میں اسے کافی چھوٹی تھی اور وہ اونچا لمبا تھا۔ آریان حیران ہوا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ اسے آریان کے سر سے سر جو لیا۔ وہ جھکا تھا، ایک تازگی سی جیسے اس کے دل میں پھیلی تھی جب وہ سرگوشانہ گویا ہوئی، آلویز اسٹے ود می۔ اس ایک لمحے کے لیے وہ لگا کہ وہ اپنی ساری تکلیف بول گیا، بس اس کا یوں قریب آنا راحت امیز لمحہ بن گیا تھا۔ کئی لمحے پرکیف سے گزرے۔ آریان ہی دور ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ہولے سے دبایا تھا، جیسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا ہو۔ زبان سے اس نے اقرار نہیں کیا تھا اور پھر وہاں سے نکل گیا تھا۔ روز اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دروازے کے قریب ہی رکی رہے تھے۔ تایا ابو، میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتا۔ اس آدمی کی وجہ سے میری بہن مر گئی۔ اب میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے۔ اگر میں یہاں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، اور تعبیر کی شادی کی وجہ سے میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ شایان ساگر اب یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری کر چکا تھا، جس کا حکم ہی اسے دارام سہ کر نے دیا تھا۔ میں نے تمہاری بہن کو نہیں مارا۔ جس وقت میں وہاں پر پہنچا، باسط نامی شخص اس کا قتل کر چکا تھا، اور مت بولو کہ ابھی تک اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، اور ہوٹل کا مینیجر بھی گواہ ہے کہ میں کس وقت ہوٹل آیا تھا۔ وہ ہاتھ ڈرا تھا، جبکہ شایان نے قہر آلود نگاہ پر ڈالی۔ انم کی موت کا راز وہ میڈیا سے تو چھپا چکا تھا، لیکن گھر والے اسے مودے الزام ٹھہرائے ہوئے تھے۔ ایک پولیس آفیسر ہو کر تم نے آج تک کون سا فرض نبھایا؟ تمہارا جوکری وہ مر گئی، تمہاری وجہ سے وہ مری ہے، جو ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش تم اسے شادی کی حامی بڑھ لیتے، کاش وہ آج زندہ ہوتی۔ آریہ نے آگے بڑھ کر وہاں کا گریبان جکڑا۔ ایک طرف سے اسے بھی اپنی براس نکالنی تھی۔ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، تمہارے تایا گواہ ہے، اس نے درستگی سے کہا تھا۔ اسے خود سے دور دھکیلا، پر آریہ نے اس وقت الجھا ہوا تھا۔ اپنا تنفر وہ وہار سلطان پر نکال دینا چاہتا تھا۔ پل میں ہی ماحول میں ہما ہمی پھیل گئے تھے۔ کمال ملک اور جمال ملک پامش کو دونوں کا ذات کر سکے۔ آریان، میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، چھوڑ دو اسے۔ شایان متناطع سے بولا تھا۔ تم اور تمہارے بھائی، تم دونوں نے ہمیشہ میری زندگی میں زہر گھولا، میرے باپ مجھ سے چھین لیا، اور آپ بھی مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ وہ آج آگے بڑھ کر آریان کے منہ پر پنچ مارے دھارا تھا۔ اگلے ہی پل دونوں گتم گتا ہو چکے تھے، جبکہ تبھی منہ پر ہاتھ رکھتی چیخیں دمانے لگے۔ شایان نے آگے بڑھ کر آریان کو آزاد کروانا چاہا، لیکن وہ کی گرد ہونس سہتے۔ بھائی، تابیر بھاگ کر آگے آئی جب آریان کو اس نے پیچھے دکھا دیا تھا، جس کی بدولت تابیر بھی پیچھے کو گری۔ اگلے ہی پل اس کا سر دیوار میں لگا اور پچھلے حصے سے خون بہنے لگا۔ وہاج کا رنگ فاق ہوا تھا، جبکہ آریان بھی اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ تعبیر، اسے گال تھپتھپایا تھا جبکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شایان کو سمیپا گرے خون کو دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے ساتھی سے مٹھیاں بھیجی، جبکہ پورا وجود پسینے سے شربور تھا۔ چھوڑو میری بہن کو۔ وہاج نے آریان کو تعبیر سے دور کرنا چاہا، پر آریان اسے باہوں میں بڑھتا باہر نکلا تھا۔ خون کے قطرے ٹپ ٹپ بہتے ہوئے سفید پتھر پر نشان چھوڑنے لگے تھے۔ شایان جھٹکے سے مڑتا ہوا لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے کی طرف گیا، گویا وہاں رکا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ وہ اور آریان تعبیر کو سیدھا شایان کے ہاسپٹل لائے تھے۔ سر پر چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے اس کے سر پر سٹیچز لگے تھے۔ تعبیر کے ہوش میں آتی آریان اس کی طرف بڑھا۔ اس کی فکر پر وہ ہاتھ مٹھیاں بیچ کر آیا گیا تھا۔ جھوٹی ہمدردی مت دکھاؤ، وہ کرہتگی سے گویا ہوا، جبکہ تعبیر خوف سے وہاج سے چپکی۔ مت بولو وہاج کہ مجھے تعبیر سے کبھی بھی جھوٹی ہمدردی دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آریان گھرایا تھا۔ آپ دونوں لڑنا بند کریں بھائی، خدارا اب میں یہ سب نہیں دے سکتی۔ انم کی موت کے بعد آپ کیا چاہتی ہیں، میں بھی مر جاؤں؟ تعبیر درد سے تڑپے ہوئے بولی تھے، جبکہ سر الگ دکھ رہا تھا۔ نہیں لڑ رہے تعبیر، وہاج نے فوری چہرے کے تازہ بحال کیے تھے، جبکہ آریان اس کو دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ تعبیر کے سامنے وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ پے در پے حادثات نے وہاج سلطان کو شایان اور آریان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دن پرسکون گزرے۔ جیل میں باسط کو کچھ دن بعد ہی سزا سنانی جانی تھی۔ وہاج اس وقت کافی مصروف تھا، لیکن تعبیر کے کہنے پر وہ گاؤں آیا تھا۔ وہ تعبیر سے مل کر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کافی دن سے وہ بھرپور نیند نہیں لے پایا تھا، تبھی آنکھیں ملتے وہ کمرے میں آیا اور بنا لائٹ آن کیے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ شرٹ اس نے ایک طرف رکھی۔ جب اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا، اس نے سرائے سے بیڈ سے اٹھنا چاہا، پر صنم نے اس کا بازو جکڑا تھا، اور اگلے ہی پل وہ شور متاتی وہاج کو بکھلانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہاج بھائی، چھوڑے مجھے، کیا بےہودہ حرکت ہے یہ صنم؟ اس کا بازو جھٹکے سے وہ بیڈ سے دور ہوا، جبکہ وہ دوسری طرف گری تھے، پر اگلے ہی لمحے اڑ کر اس کی طرف آئی۔ وہاج بھائی نہیں،
आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे। आपने अन्नम आपी को भी पामाल करना चाहा। वो तंजिया मुस्कुराहट से बोली और अगले ही लम्हे वो वहाज के सीने पर दोनों हाथ रखे उसे दूर धकेला। आपने मेरी अन्नम आपी को मार दिया, उन्हें जलील किया, अब आप ही वैसे ही जलील करेंगे। वह खुद बागी थे। शोर की आवाज़ सुनते कमाल मलक भी इधर ही आए थे, पर सनम को उजरे बिखरे बालों और दुपट्टे से नदार देकर वह वहीं पर रुके। तायाबू, सनम सामने ताया को देती सीधा उनके सीने से जा लगे थे, जबकि वहाज भी कमरे से निकलकर सामने आया था। उसकी सुर होती हुई आंखें और बगैर चढ़ के हुलिये ने जैसे कमाल मलक को सारा मामला समझाया था। यक हाथ उनका तैश बढ़ा था। तायाबू, वहाज भाई से बचा ले मुझे। सनम अगले ही लम्बे फूल फूल कर रही थी। क्या किया है उसने? उन्होंने सनम को सीधा किया, जबकि ताबीर और बाकी सब भी कमरे से निकल आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, कहते मेरी आकर बात सुनो। तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उन्हें रोकना चाहा तो बाबा ये झूठ बोल रही है। वहाज भाई तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे कमरे से गए हैं। उससे पहले कि वहाज कुछ बोलता ताबीर बोल उठे थे, तुम चुप करो, तुम तो अपने भाई की साइड ही लोगे। वहां पर आता शायान सागर दया था और तभी गोया दग रह गए थे। शायान सागर ने कभी उसे बुलंद आवाज में बात ना की थी। वो जारहाना तेवल लिए वहाज की तरफ बढ़ा, जबकि वहाज जो सनम की कारस्तानी को समझ नहीं पा रहा था, शायान सागर का पड़ने वाला पंच उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। इतना घटिया हो गया कि पहले अनम को बर्बाद किया और फिर सनम। जानता है कितनी छोटी है ये? उसका गिरबान जकड़े मारने को दौड़ा था जब वहाश ने बदले में उसे मारा और खुद से दुगुकेला। तुम्हारी बहन एक नंबर की घटिया और झूठी है। मैं ताबीर से मिलकर अपने कमरे की तरफ गया था, ये पहले ही मेरे कमरे में मौजूद है। बस वहाज कमाल मलक तारे थे। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। वह बाप को देखे आज पहली मर्तबा वजाती हुआ था जब उन्होंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अगले ही पल वस्ताहीक से आंखें मीच गया था। इतना गिर जाओगे? कहा तो तुम अनम से शादी नहीं करना चाहते थे और अब सनम के साथ। शर्म आनी चाहिए। मुझे कहते मैं तुम्हारी शादी खुद सनम से करवाता, लेकिन तुमने। बाबा भाई मेरे साथ है। ताबीर एक बार फिर बोलती, जबकि कमाल मलक ने कहत आलोत निगाह उस पर डाले। उसकी शादी के दिन जैसे जैसे करीब आते हादसा थे कि होते चले जा रहे थे। तुम्हारा भी इसी वक्त सनम से निकाह होगा और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। उनके फैसले जैसे नजमा बेगम और ताबीर पर बम गिराया था, जबकि वहाज सुल्तान को आजाद बेबोन लगे थे। मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगा। ये लड़की एक नंबर की झूठी मकार है और अनम के साथ मैंने कुछ नहीं किया था। पहले भी कहता रहा था, आज भी कहता हूँ। अनम ने खुद मुझे वहां पर बुलाया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था, पर आज के बाद मैं आप सबको कभी वजाहत नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। वो तेजी से कहते हुए मुड़ा था और फिर वहां पर रुका नहीं था। तभी के आंसू, न माँ की फरियाद। गोया वहाज सुल्तान आज एक तोहमत का इल्जाम लिए यहाँ से चला गया था। कमाल मलक भी जैसे रोकने की हालत में नहीं थे। शायान ने उनका एहसास करते कुछ दूर ही शिफ्ट होने का सोचा था। कुछ दाराम सैगल के हुक्म के मुताबिक अब वहां से रहना था। इसी गांव में जो जैन चौधरी का गांव था, लेकिन वह फिलहाल अनजान ही था। शायान ने वहां की सबसे बड़ी हवेली मादूम चौधरी से खरीदी थी और चंद दिनों में वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। सनम यहाँ आकर काफी खामोश हो गई थी। खामोशी तो वो अनम की मौत के बाद ही हो गई थी। वहाज सुल्तान का हवेली से जाना उसे जरा पसंद नहीं आता। वह उसे इसी तरह रसवा करना चाहती थी जैसे अनम की रसवाई हुई थी, पर नाकाम ठहरी थी। जबकि शायान हवेली में शिफ्ट हुए कुछ दिन बाद ही शहर सुधार गया था, जहाँ पर दाराम सैगल उसका इंतजार कर रहा था। और वहीं आर्यन सागर को देखकर सैन चौधरी को हैरत हुई थी। सफी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वह आर्यन सागर की सारी फैमिली के बारे में पता लगवा चुका था। गो के बासत की रिहाई भी सफी जरूर चाहता था, लेकिन फिलहाल उनका टारगेट आर्यन सागर था। उनकी बहन का कत्ल हुआ था। उनका यहाँ पर गाँव आना जैन को अजीब महमे में डाल दिया था, अजीब से महमसे में डाल गया था। कौन हो तुम? वह शेरिन की पूछ पर गन रख के बोला और शेरिन की आंखें हैरत से फैली थी। उसने अपना मोबाइल मुट्ठी में दबाया। वो आज विला आया था ताकि शहरीन से मिल सके, क्योंकि दाराम ने उसे शहरीन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। वो सीधा उसके कमरे में आया। नाक करने पर कोई जवाब नहीं आया तो वह हैंडल पर हाथ रख के दरवाजा खोले अंदर आया। कमरा खाली था। उसका सामान तरतीब से रखा हुआ था। वो कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ एक को लड़की रहती थी। वो सब वहां पर पेइंग गेस्ट के तौर पर डाली थी। उसने शहरीन के बारे में पूछकर वो ऊपर बढ़ा, जो शायद छत पर थी। आर्यन को हैरत हुई थी, रात के वक्त आहर वो छत पर क्या कर रही थी। वो ऊपर आया तो वो फोन पर मशगूल थी। आर्यन सुन तो नहीं पाया था, लेकिन फिर कदम आगे बढ़ाने लगा। शहरीन आहर सुनते ही बात का रुख बदल गई थी। हाँ, कल मैं आ जाऊंगी, उसने कदरे बुलंद आवाज में कहा, जबकि आर्यन अगले ही पास समझ चुका था कि उसकी आहर को महसूस कर चुकी। आर्यन ने उसकी पूछ पर गन जमाई तो शहरीन को अनहोनी का एहसास हुआ। बोलो, कौन हो तुम और किससे बात कर रही थी? वो करहतकी से बोला। दोस्त से। वो कल मिलने का कह रही थी। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे।
और छत पर आकर बात करना जरूरी था। आर्या ने मजीद दरख्ती से पूछा, नीचे सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे इसलिए मैं ऊपर आ गई। आप ये गन हटाएं और मुझे जाने दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। वह खौफ व हरास में लिपटी हुई गोया गन से बहुत ज्यादा डर गई हो। आर्या ने उसका बाजू पकड़कर उसका रूह सामने किया था, उसके हाथ से मोबाइल लिया। किसका भेजा गया मोहरा हो, सच बताओगी तो दराम सैगल से बचा लूंगा। तुम्हारा उस दिन मेरी गाड़ी के सामने आना और बिना किसी फिक्र के विला में रहना मुझे बहुत कुछ समझा चुका था। वो इन चंद दिनों में मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रही है। शेरीन की आंखें हैरत फैली, वो तो उससे भी ज्यादा शातिर निकला था। मैं एक आम लड़की हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ रहने की हामी बड़ी थी। झूठ मत बोलो, सच बताओ कौन हो तुम, उसने पूरी इसराइलियत से कहा था। शहरीन गोया फंस चुकी थी। उसने गन शहरीन के माथे पर जमाई। अगर तुम 2 मिनट से पहले नहीं बोली तो मैं गोली चला दूंगा। उसका मोबाइल रिंग हुआ तो शरीन को लगा गोया वो आज नहीं बच पाएगी। सफीर की ही कॉल थी। उसका कांटेक्ट उसने अपनी दोस्त के नाम से सेव किया था। आर्या ने कॉल अटेंड करके फोन का स्पीकर ऑन किया। शहरीन, तुमने कॉल क्यों काटी? हम मिलने वाले थे। यानी सफीर समझ चुका था। आर्या ने उसे घूरा और उसे जवाब देने का कहा, मैं आपसे कल मिलूंगी। आर्या ने फोन कॉल काट की थी। कौन है ये? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी भी करने वाले हैं। अबू की मौत के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था, तभी यहाँ रहने आ गई थी। उसे लगता है कि ये मेरी विला मेरा है और मैं शौकिया जॉब करती हूँ। शेरी ने सोची समझी कहानी तरतीब दी थी। अगर मुझे जरा भी लगा कि तुम झूठ बोल रही हो तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह तनबीह किए हुए उसका मोबाइल हाथ में थमता नीचे बढ़ गया था और शहरी ने अपना उलझा हुआ सांस बहाल किया था। वैसे तूने बताया नहीं कि वो आईजी इस मैंशन में क्यों शिफ्ट हुआ? सादान के चेहरे पर साया से लहराया था। वो आज कई दिन बाद उनसे मिलने आया था। वो अयास अंकल के बाबा का मैंशन था जो काफी अरसे से बंद था और मेरी शादी की वजह से वो वहां पर शिफ्ट हुए हैं। वैसे सादान, ये अयास अहमद काफी बेवकूफ आदमी है, तुझ पर इतना एतबार करता है, कभी तुझ पर नजर नहीं रखी, कभी तशवीश नहीं की। सादान ने दाराम सैगल को देखा जिसका चेहरा इस वक्त सादान सैगल को नहायत ही स्याह दिखाई दिया था, जबकि उसे अयास अहमद के चेहरे पर एक नूर सा चमकता हुआ दिखाई देता था। एक शफाफपन था जो अयास अहमद के साथ साथ यजदान के चेहरे पर भी फैला हुआ महसूस हुआ था। हाँ, शायद वो जल्द एतबार कर लेने वालों में से है। हाँ, जैसा मैं कर चुका हूँ, पर अब पछता रहा हूँ। क्या मतलब? सहगल, मुझे अनम की मौत के बाद किसी पर एतबार नहीं रहा, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करना चाहता हूँ। उन्हें गोया गहरा झटका से दे दिया। मेरे नाम क्यों? मैं तो आपका बेटा भी नहीं हूँ। सादा ने हैरत से दाराम सहगल को देखा। इस दौलत का असल हकदार ही तू है, लेकिन ये राज मैं तुझे उस दिन बताऊंगा जब सबकी मौजूदगी में तुझे मिस्टर सहगल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो किसी को मुंह तोड़ जवाब भी देना। आप करना क्या चाहते हैं? सादान उलझ सा गया था। कुछ नहीं, बस वकील आने वाला है, फिर मैं साइन कर दूंगा, तो ये पेपर्स अपने पास रखना। और अगर मैं अपने पास रखूंगा तो नुकसान हो जाएगा, और बाकी सारी डिटेल मैं तुझे सेंड कर दूंगा। अपने पासपोर्ट भी तुझे बता दूंगा। बस इन चंद दिनों ने तूने मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है। शादी के बाद तो जब तू हनीमून के लिए जाएगा, वहां से वापसी पर इस लड़की को वहीं छोड़ाना, और सादान से मिस्टर सहगल की तरफ से तेरा सफर शुरू हो जाएगा। वह बाबा की रहाई का भी सारा इंतजाम हो गया। जिस दिन तू यहाँ से फ्लाई करेगा उसी दिन बाबा रहा हो जाएंगे। अयास अहमद तेरे पास कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इंतजाम मैं भी कर चुका हूँ। सादान गोया कुछ कह नहीं पाया था, ना वो मेंशन का राज अया कर पाया था, ना ये कह पाया कि वो फिलहाल ताबीक मामले को छोड़ने का इरादा नहीं रहता। गर्ज उसका दिल बदल रहा है या फिर वो अब खुद से ही डरने लगा था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वकील अंदर आया था और कुछ ही देर में जरूरी कागजात साइन हुए थे। वो ऑफिस से निकला तो एक लड़की से टकराई थी। सादान उसे तेज नजर घूरता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि वो ना करती हुई अंदर डाले हुए थे। वो घर आया तो परिहान लॉन्च में ही थे। सादान ने हैरत से उसे देखा। अमूमन इस वक्त वो अपने कमरे में होते थे। मुझे आपसे बात करनी है सादान भाई, वह बामुश्किल बोली, जबकि अलग अलग खुश्क हो रहा था। क्या बात करना चाहती हो? सादान उसके पास आ बैठा था। वो मैम, क्या बात है परी, मुझे बताओ। सादान ने उसका हाथ पकड़ा था, जबकि परी का जी चाह यहाँ से बाज जाए। आप कौन है सादान भाई? क्या मतलब कौन? सादान मुतजब हुआ। आप हमारे घर क्यों आए हैं सादान भाई? उसे नहायती तलही से कहा। परी, वो सवाल करो जो तुम्हारी उम्र की लड़कियां करती हैं, और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारी उम्र चॉकलेट्स खाने की है, ना कि तफ्शीश करने की। आस ने खड़ी होकर चॉकलेट उसकी गोद में रखे थे। नहीं चाहिए मुझे, आप दुश्मन है हमारे, आपने सब खराब कर दिया, सब। शोर की आवाज सुनता यजदान भी नीचे आया था। परी, यजदान ने उसे सीनों से पुकारा था। परी, आप बहुत ही बदतमीज हो गई हो, वो नहायती सख्त मैडी से बोला। ये सब बदतमीजी आपकी वजह से है। आपने हम दोनों से हमारे पापा का सारा प्यार ले लिया, हर चीज उन्होंने आपको दे दी, और यजदान भाई बेचारे।
परी स्टॉप इट। यजदान ने आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। क्या हरकत थी ये? क्यों कहा तुमने ऐसा? क्यों? यजदान दारा था जबकि सादान अभी मुतजस था कि वो क्या कहना चाहती थे। भाई, आपने मुझे उनकी वजह से थप्पड़ मारा। परी की बिगी भी अबा पर उसे खुद पर ताव आया था। उसे साथी से अपना हाथ बंद किया। उनकी वजह से मारा जो आपका सब कुछ छीन चुके हैं, सब कुछ। वो कहते ही ऊपर भाग के जांच का कमरा था, लेकिन फिर वो रेलिंग के पास रुके थे। मैं सद्दाम भाई के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होना चाहती, ना ही मुझे कोई फोर्स करे, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। उसकी धमकी पर यजदान का दिल दहल गया था, जबकि सद्दाम का गुस्सा परी के लिए मजीद बढ़ने लगा था। ना परिहान की जिद टूटी और ना ही यजदान की कोई फरियाद काम आई थी। परी की जिद पर हैरान तो अयाज अहमद भी थे, लेकिन उसकी खराब तबीयत की वजह से मजबूर थे। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया था। मेहंदी का फंक्शन छोटे पैमाने पर तरतीब दिया गया था। अन्नम की मौत की वजह से अयाज अहमद ने भी फंक्शन महदूद कर रखा था। सफेद शलवार कमीज पहने हुए यजदान बामुश्किल मुस्कुराए सबसे मिलता रहा, दिल जैसे डूब सा रहा था। कल वो लड़की उसे हमेशा के लिए दूर हो जाने वाले थे। गो के मुश्किल था दिल को संभालना, लेकिन वो सादान की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। रात के तक फंक्शन खत्म हुआ तो परी के कमरे में आया, जहां पर आंखें मोदे लटे थे। उसका कमरा एक तरफ था, जिस वजह से शोर शराबा कम ही सुनाई देता था। परी मुझके सहाने के करीब बैठी उसके बाद चिल्लाए हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उसकी बिगी वापस जदान ने कर्ब से आंखें मीच ले। इतना नाराज हो मुझसे? वो उठकर बैठी और जदान के सीने से लती फूट फूट कर रो दे। सादान भाई अच्छे नहीं है भाई, वह बहुत ही बुरे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? वह ताबीर आपी को भी आपसे ले चुके हैं, फिर भी आपको वो अच्छे लगते हैं। आपको वो क्यों बुरे नहीं लगते? उन्होंने मुझसे मेरा दोस्त भी छीन लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जजदान गोया चौंका था। परी की बिगड़ी हालत की सारी वजह वाजिया होने लगे थे। परी क्या हुआ? आप मुझे सब सच बताओ। जजदान ने उसका चेहरा हाथ में थामा था। नहीं, अगले ही लम्हे वह घबराए थी। अपने भाई पर यकीन करो परी। जजदान ने गोया हौसला दिया था। सदाम भाई ने मेरे दोस्त को मार दिया, उसने मेरे सामने गला। परी के हाथ मजीद गोया बुरी होने लगे थे। सांस एक बार फिर से फूलने लगे थे। परिहान रिलैक्स। जजदान ने उसकी कमर सिलाई पर उसका सर दर्द बढ़ने लगा था। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। परी, यजदान घबराया था। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा, पर वहां उसकी आज की दवा मौजूद है। उसने फौरी टैबलेट निकाल कर उसके मुंह में डाली। वो पानी का गिलास लबों से लगाया। धीरे धीरे उसकी कमर से लाता वो परी को अपने साथ लगा गया था। मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से ज्यादा परेशान हो रही हो। वो लड़की मुझे पसंद है, पर इतनी भी नहीं कि आप सदान भाई से मेरे लिए लड़ने लग जाओ। अपने दिल की हालत छुपाए वो बेबसी से बोला। उसके हवास थोड़े बहाल हुए तो नींद का घुलपा आने लगा, लेकिन फिलहाल वो सोना नहीं चाहती थी। वो एक बार आखिरी बार कोशिश करना चाहते थे। परी, यजदान का दिल एकदम बेकाबू सा हुआ था। उसने परिहान को पुकारा। सर्द मौसम में भी चेहरे पर पसीना फैला हुआ था। परी, यजदान ने एक बार फिर उसे बेकरारी से पुकारा। सोना है मुझे बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा ये कोई मुझे ना जगाए, इसलिए जाए आप यहाँ से। वह बोझल होती हुई आवाज में बोले। परी, कैसी बातें कर रही हो? यजदान का पूरा वजूद कपकपा गया था। ताबीर आपको जरूर मिलेगी भाई, जरूर। वो सद्दाम भाई को कभी नहीं मिलेगी। ताबीर आप ही अच्छी हैं, आप ही बहुत अच्छी हैं। वो नींद में बोलती यजदान को मजीद दहला गए थे। न जाने क्यों वो बाजिद हो चुके थे। यजदान उसकी पेशानी के चूमे उसके पास से उठा। कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती परी, और वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। परी को जी बढ़कर देखता हुआ अपने कमरे की जानब बढ़ा। दरवाजे के करीब खड़े हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा था, जहां पर परिहान गहरी नींद में जा चुके थे। यजदान के जाने का यकीन करती वो फौरी उठकर बैठी थी। मैं आपके लिए ताबीर आपी को सद्दाम भाई से छीन लूंगी, वो तलही से बोली और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वो राहदार से गुजरते हुए सादान के कमरे की जानब बढ़ने लगी। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। उसने नाक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अंदर से आती हुई आवाज ने गोया उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसखसाई थी। वो शायद किसी से बात कर रहा था। सदान, तुम बस कल जैसे ही घर से निकलेगा उसी वक्त पापा को रहाई मिल जाएगी, और फिर अब अयाज अहमद को इसी वक्त गोली मार दी जाएगी। और हाँ, इस लड़की को जितने दिन अपने पास रखना है रख, लेकिन बाद में वो कनाडा पहुंचा दी जाएगी। उसके आंसू गालों से बह निकले थे। वो दरवाजा खोलती अंदर दाल हुई, जबकि सदान जो लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर था, सामने परिहान को देख के उसका रंग फाक हुआ। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप ये सब क्यों सादान भाई? उसने दीवार का सहारा लिए हुए कहा था। जाओ यहाँ से परी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने नजरें चुराए हुए कहा था। क्यों सादान भाई, क्यों जाऊं? आप मेरे पापा को मारने का इरादा किए हुए हैं, मेरे भाई की मोहब्बत छीन ली, मुझे जहनी बेमार कर दिया, और आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दबा दबा सा चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने आंखें बड़ी की स्पॉट पॉइंट से कहा था। सादान भाई, आप क्यों कह रही हैं ऐसा? हमने और आपका क्या बिगाड़ा?
میرے بابا، بھائی، ماما سب آپ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں. سب نے کبھی آپ کو پرایا نہیں سمجھا. پھر آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ کیا میرے بابا نے آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے غلط کیا؟ آپ کو بچا کر غلط کیا؟ سادان کا دل شدت سے دھڑکا تھا. ایک بار پھر اس پر وہی کیفیت تعریف ہونے لگی تھی جو اس مینشن میں آتے وقت ہوئی تھے. پری جاؤ یہاں سے. اس نے بازو سے پکڑ کر پریہان کو دور دھکیلا جو دروازے سے ٹکرایا تھی. سادان پروح موڑ کر کھڑا ہوتا، آنکھیں ساتھی سے مچ گیا تھا، سانس الگ پھول رہا تھا. چند لمحوں بعد ہی اسے اپنے پاؤں پر کسی کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا. اس نے جڑ سے آنکھیں کھولی تو پری اس کے پاؤں پکڑے پیکی بہتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے. تعبیر آپی کو یزدان بھائی پسند کرتے ہیں، انہیں تعبیر آپی دے دیں. میرے بابا کی زندگی بخش دیں سادان بھائی اور چلے جائیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے اور پھر کبھی واپس نہ آئیے گا. سادان کو اپنا دل حلق میں درکتا ہوا محسوس ہوا. میں کل ہمیشہ کے لیے جانا ہی والا ہوں. اس نے پاؤں آزاد نکلوائے تھے. پاس سامنے دیوار کو دیکھے بامشکل کہا، پر جاتے ہوئے میرے بھائی اور میرے بابا کی زندگی بخش دیں. پری کے آنسو اس کے پاؤں پر گرنے لگے تھے. تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا پری، آپ مزید مجھ سے کچھ مت مانگنا. اس نے تھوڑی رحم دلی کر کے گویا اسے ہمت دی تھی. تعبیر آپی کو یزدان بھائی پہنچ جاتے ہیں، آپ سے پہلے وہ انہیں پسند کر چکے تھے. پری جاؤ یہاں سے. اس نے ساتھی سے مٹھیاں بیچی تھی. وہ لڑکی اس کی نگاہ کو بھاگ گئی تھی. وہ کیسے اور کیوں کو دے دیتا. پلیز سادان بھائی. یزدان بھائی کا ہر حق آپ نے لے لیا، آپ کچھ تو بدلے میں انہیں دے دیں. وہ بہت ہی پیار کرتے ہیں، آپ تو ویسے بھی اسے چھوڑ دیں گے. پری. اس نے اپنے پاؤں جھٹکے سے اور اپنے اسے بازو سے جکڑ کر کھڑا کیا. آگے ایک لفظ مت کہنا، وہ لڑکی میری ہے. اسے میں نے محبت کیا، آپ نے محبت نہیں کی. آپ کو صرف کشش ہے بھائی. محبت تو یزدان بھائی کرتے ہیں، آپ تو محض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کر کے تو چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے. سادان نے سرائیز کا گلا دبوچا تھا. اسے امید نہ تھی کہ وہ کچھ ایسا بھی کرے گا. وہ لڑکی میری ہے، صرف میری. اسے حاصل کرنا میرا جنون ہے. اس کی خاطر میں نے اپنے باپ سے جھوٹ بول دیا. سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہوں اور تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے بھائی کی ہو جائے. اس نے مزید شدت سے اس کا گلا دبایا تھا گویا حواسوں میں نہ ہو اور وہ تعبیر کو زبردستی چھین رہی ہو. پری کی آنکھیں پھیلی تھی. اس نے خود کو آزاد کروانا چاہا لیکن سادان نے گرفت ہونس قائم رکھے. پری کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی. اس کے ہاتھوں سے جان ختم ہونے لگے تھے. سادان پتھریلی آنکھوں سے اس کا گلا دبائے ہوئے جیسے بے حس بنا کھڑا تھا. چونکا تو تب جب اس کا موبائل رنگ ہوا. اس نے جھٹکے سے پری کو چھوڑا جو بے جان سے زمین پر گری تھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا اور پھر زمین پر جہاں پر منہ کے بل گرے تھے. سادان کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا. اس نے حالی ویران آنکھوں سے پری کو دیکھا. فون کی بیل ابھی باجی تھی لیکن اس کی ساکت و جامت نگاہ اس پر جمے تھے. اپنے غصے میں وہ ایک معصوم لڑکی کو مار چکا تھا. گویا درام سیگل کی پرورش نے اپنا رنگ دکھایا تھا. ایاز احمد کی نرمی ہار گئی تھی اور وحشی کی جیت ہو گئے تھے. پری سے مل کر وہ مینچر سے نکل آیا تھا. ساری رات وہ سڑکوں پر گاڑی دہراتا رہا. نہ اس کا دل بہلا نہ اسے سکون آیا تھا. وہ ایک بےقراری سی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. فجر کی اذانیں ہوئی. اس نے مسجد کی جانب رخ کیا، نماز ادا کی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے. ماں باپ کی سلامتی مانگ کر اس نے اپنے لیے محض صبر مانگا تھا اور پھر وہیں کونے میں ایک جانب لیٹ گیا. آنکھ کب لگی اسے خبر نہ ہوئی تھی. وہ آسائشوں کا عادی شخص اس وقت زمین پر لیٹا گہری پرسکون نیند میں جا چکا تھا. وہ یہ زمین پر آئی بھی پرسکون گویا ہر نرم بستر سے بہتر تھے کیونکہ یہ رات کے در کی پرسکونی تھی. امام مسجد جو کہ تلاوت میں مشغول تھے جس وقت فارغ ہوئے ان کی نظر اس پر گئے جو بازو رکھ کے سو رہا تھا. ان کے حیا سے وہ بھی مسجد کا دروازہ بند کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. صبح کی روشنی پھیلی اور پھر دن کا مکمل اجالا. فجر سے زہر کا وقت آن پہنچا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹی. پر پھر اس کی نیند میں خوابوں کی پرچھائیاں حاوی ہونے لگی. وہ نیند میں بے قرار ہوا تھا اور پھر یکخت اٹھ کر بیٹھا. اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا جبکہ سفید رنگت شروع ہو چکے تھے. کئی گہرے سانس لیے وہ ارد گرد دیکھتا ہوا حواس باہر کرنے لگا. منظر سمجھ میں آیا تو پریشانی کا مسئلہ. وہ مسجد میں ہی سو گیا تھا. ہوا میں خون آلودہ لاشیں تھیں جس نے اس کی گہری نیند سے جگایا تھا. اس نے بے ساختہ کلمہ اور آیت کرسی پڑھی تھی. موبائل کی ہوتی ہوئی بیپ نے اس کی توجہ کھینچی تھی. اس نے جیکٹ سے جیب سے اپنا موبائل باہر نکالا تو ایک چٹ پیپ باہر نکلی. فون پر ایاز احمد تھے. اس نے فون کان سے لگایا اور چٹ کو پکڑ کر کھولا. اس پر لکھی تحریر نے اس کو ایاز احمد کی آواز کو مدھم کر دیا. اسے فون بنا سنے چپ میں جیب میں ڈالا اور چٹ پر پڑا. میں جانتا ہوں تم میرا یقین نہیں کرو گے لیکن تمہارے گھر میں رہنے والا شخص سادان سیگل کوئی اور نہیں، تمہارے بابا کا سب سے بڑا دشمن دارام سیگل کا بیٹا ہے جنہوں نے دارام سیگل کے باپ کو گرفتار کیا تھا اور اسے عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. سادان سیگل محض تمہارے گھر میں اپنے باپ کی رہائی کے لیے موجود ہے اور تعبیر سے شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بیچ دے گا. تم یہ خبر اپنے بابا تک پہنچا دینا. باقی تمہارے
باقی سوالات کے جواب تم مجھ سے ملاقات کر کے پوچھ سکتی ہو، اس نمبر پر فون کرنا، پر اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جزلان کا دماغ گم کیا رہ گیا تھا۔ وہ شخص آخر کون تھا جس نے یہ چیز اس کی پاکٹ میں ڈالی تھی؟ اس دن جب وہ گھر پر آیا تھا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ اسے خود اپنے کام کرنے کی عادت تھی، اس لیے جیکٹ اس نے خود ہینگ کی۔ رات سرد موسم کے بعد وہ وہی جیکٹ پہن کر گھر سے نکلا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت کا اشارہ کہ وہ چٹ آج اس نے دیکھی تھی؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور وہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آریان جو روز کے ساتھ ہی شوٹنگ ایریا میں موجود تھا، ان نون نمبر دے کر اس نے کال ریسیو کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر کافی بحث کے بعد وہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ دوسری جنم سے آواز سنتا اسے لگا سانس لینے کو آکسیجن میسر ہو گئی ہے۔ اس نے روز کی جنم دیکھا جو گلاسز لگائے نشانہ لگا رہی تھی۔ وہ قدرے ایک طرف آ گیا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اس نے روز کو دیکھے ہوئے کہا تھا۔ تم روم میں جاؤ اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنے روم سے باہر نہیں آؤ گے۔ اس نے سر صبح میں ہلایا اور وہاں سے نکلے تھے۔